जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी फीलिया। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जून मंथ की करंट अफेयर कंपाइलेशन को कवर करेंगे विद शॉर्ट नोट्स एंड पीवाईक्यू लिंकेजेस। तो चलो शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली न्यूज़ है राइट टू बी फॉरगॉटन पे। अब पहले समझ लो कि ये राइट टू बी फॉरगॉटन होता क्या है। अब मान लेते हैं कि सबसे पहले किसी एक इंसान को देख लो, अगर उसके पास कोई चार्जेस लग गए हैं, किसी केस के कोई चार्जेस लगे हैं, ठीक है, और मान लेते हैं वो उस केस से बहुत अच्छे से बाइज्जत बरी हो जाता है, तो होता क्या है कि उसके बारे में जो भी कोर्ट रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है, कोर्ट में जो भी उसके में रिकॉर्ड होंगे या फिर गूगल में या फिर और भी सर्च इंजन में जो भी उसके बारे में डाटा वगैरह रहेगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन पे बहुत ये वाला चार्जेस लगे थे या जो भी होगा वो डाटा रहेगा, ठीक है। अब वो जब भी उसके बारे में कभी भी मतलब जैसे जॉब में हो गया या मैरिज या कुछ में भी जब भी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो वो डाटा उसके सामने आएगा, जो भी इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस राइट टू बी फॉरगॉटन में ये बोला गया है कि भाई ये केस तो उसके ऊपर से हट चुका है, तो या तो उसको हटा देना चाहिए या फिर उस केस के नीचे ही ये मेंशन करना चाहिए कि यार ये बाइज्जत बरी हो गया है, इसके जो केस जो लगा हुआ था वो पूरा फॉल्स था, ठीक है, ऐसे कोई चार्जेस नहीं है इसके ऊपर, वो चीज़ वहीं पे मेंशन करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वो इंसान का जो इमेज है वो खराब नहीं होगा, ठीक है। इस पे ही ये बात थी। तो इसमें क्या था, एक ओपन जस्टिस का कॉन्सेप्ट था। ओपन जस्टिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो रिकॉर्ड होता है, ठीक है, या फिर जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती है वो पब्लिक को एक्सेसिबल हो प्रॉपरली, और ये जो है ना एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए, ये जो भी जस्टिस सिस्टम है वो, ठीक है। तो ये चीज़ ओपन जस्टिस में आती है, तो ये चीज़ को याद रखना कि ओपन जस्टिस क्या है। अब आते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि रेस्ट्रिक्ट एंड रिमूवल ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक एक्सेस, मतलब किसी के ऊपर कोई केस वगैरह लग गया है तो उसको क्या कर रहे हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि नहीं सारी इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक के पास नहीं पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। अब फिर इसको क्या बोल रहे हैं, इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी से इसको लिंक किया जा रहा है, ठीक है, कि आपकी जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, सब रिकॉर्ड्स जो है सब बाहर ही नहीं दे देना है, ठीक है, कुछ प्राइवेट भी रखना है। फिर पुट्टास्वामी केस हुआ। पुट्टास्वामी केस ऑलरेडी यूपीएससी का पीवाईक्यू है तो तुम्हें पता होगा, ये राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है, आर्टिकल 21 में ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। अब और ये हमारा एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन यानी कि पुट्टास्वामी केस के थ्रू ऐड किया हुआ है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं आया है, इस चीज़ को भी याद रखना। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि डिजिटाइजेशन इंक्रीज हो गया है। देखो एक बेनिफिट तुमको यहाँ पे भी देखने मिलेगा, कहीं पे भी लिख सकते हो, ये मेंस में यूज करने की आदत डाले करो ऐसे फैक्ट्स को। अब यहाँ पे क्या है डिजिटाइजेशन के बारे में कि डिजिटाइजेशन ने ना इंक्रीज कर दिया है कोर्ट रिकॉर्ड्स के एक्सेस को, या हम जो भी चीज़ें जानना चाहते हैं वो चीज़ हम जान सकते हैं, ये बहुत इजीली अवेलेबल हो गया है। अब साथ ही साथ हो क्या गया है, ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं ये सर्च इंजन में भी रहते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया ऑलरेडी, ठीक है। अब डिबेट यहाँ पे क्या है कि प्राइवेसी भी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। प्राइवेसी कैसे, किसी इन्फॉर्मेशन की किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट भी रखना है और आपको ट्रांसपेरेंसी भी रखना है कि यार ठीक है हमने जजमेंट सही दिया है या नहीं दिया है। तो कैसे पता चलेगा जब कहीं पे अवेलेबल ही नहीं रहेगा, किसी को पता ही नहीं रहेगा, तो वो ट्रांसपेरेंट कहाँ हुआ। तो इस पे डिबेट है कि यार हमको प्राइवेसी भी प्रोटेक्ट करनी है और ट्रांसपेरेंसी भी रखनी है। इशू क्या था कि यार इशू बेसिकली ये था कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, मैंने जैसे बताया कि यार किसी के बारे में जो केस वगैरह उस पर जो चार्जेस लगे हैं, मान लो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, तो उसके बारे में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मत लिखो, आप उसके नीचे उसका जो मतलब वो सारे केसेस हट चुके हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन है वैसी चीज़ें भी उसको वहीं पर मैंशन करो, ठीक है। फिर एक्विटल शुड अपीयर विथ अर्लियर प्रोसीडिंग्स, ठीक है, समझ गया। फिर जुडिशियल रिकॉर्ड्स, अच्छा ये वाला पॉइंट याद रखना, कहीं पूछ लिया जुडिशियल रिकॉर्ड पब्लिक रिकॉर्ड है क्या, तो हाँ है, ऐसा लिखा हुआ था इसलिए मैंने मेंशन किया है कि जुडिशियल रिकॉर्ड पब्लिक रिकॉर्ड है। अब डिजिटल एक्यूरेसी, यहाँ पे क्या बोला है कि हमको डिजिटल एक्यूरेसी पे फोकस करना चाहिए, रिकॉर्ड डिलीटेशन पे फोकस नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने जैसे तुम्हें पहला एग्जांपल दिया कि कहीं पे अगर कुछ केस के बारे में मेंशन किया गया है तो उस केस के बारे में जो चार्जेस हैं और जो उसका रिजल्ट है वो साथ ही साथ सही मेंशन करो। ये नहीं कि आप जो केस डला था उसको जाके आप डला था उसके ऊपर उसको जाके आप डिलीट करो, वो नहीं कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप उसको डिजिटल एक्यूरेसी को आप इंक्रीज करो, ना कि रिकॉर्ड को डिलीट करने पे फोकस करो, ठीक है। और एथिक्स में जो अगर केस स्टडी बन सकती है तो कैसी केस स्टडी बनती है, दो चीज़ पे बन सकती है, यानी कि वो अपन केस स्टडी सॉल्व करते हो तो तुम डिलेमा लिखते हो ना, तो वैसा वाला डिलेमा किसके बीच में है कि ओपन जस्टिस एंड राइट टू बी फॉरगॉटन के बीच में, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, मेंस के भी प्रीलिम्स के भी पॉइंट बन जाएंगे इससे, इसको याद करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट। हाँ अब आते हैं हम हायर एजुकेशन एंड इंडियन फेडरलिज्म पे। इसमें क्या मुद्दा है, देखो पहले एजुकेशन जो था वो स्टेट लिस्ट में था, ठीक है, पहले एजुकेशन जो था वो स्टेट लिस्ट में था। अब एजुकेशन किस में आ गई है, कंट्रोल लिस्ट में आ गई है। कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू आया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया है। तो इस चीज़ को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब ये अपने पीवाईक्यू में भी पूछा जा चुका है यूपीएससी के। अब मेन मुद्दा और मेन न्यूज़ क्या थी, देखो एक तरफ है सेंटर एक तरफ है स्टेट,
दोनों ही एजुकेशन पे रूल्स बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये है कॉन्करेंट लिस्ट में, इसमें तो दोनों रूल्स बना सकते हैं। अब अगर दोनों रूल बनाएंगे तो कोई बोलेगा मुझे ये मेरी ऑटोनॉमी ब्रीच हो रही है, कोई बोलेगा मेरी ऑटोनॉमी ब्रीच हो रही है, इनके बीच में एकदम रस्साकसी चलती रहेगी, ठीक है, तो ये दिक्कत होगी इनके बीच में, ठीक है। तो स्टेट क्या कहती है कि यार हमारी ऑटोनॉमी रिड्यूस हो रही है सेंटर के कारण, ठीक है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था, ठीक है, जिसमें तमिलनाडु जिसको अपोज करता है कि नहीं नहीं हमें हमें ये वाला फॉर्मूला नहीं चाहिए। वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट को लेके इनमें दिक्कत होती रहती है, फाइनेंस को लेके दिक्कत होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें फाइनेंस नहीं दे रहा है। जैसे पीएम श्री में जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, केरला जो है ना, केरला ने क्या किया था कि उसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी उसके कुछ रूल्स उसको पसंद नहीं थे, तो उससे एग्री नहीं कर रहा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको जो पीएम श्री के अंदर में फंड मिलता है ना, वो नहीं मिल रहा था उसको, इस कारण से बाद में उसने इसको एक्सेप्ट किया तो उसको पीएम श्री का फंड मिला, ऐसा कुछ न्यूज़ था, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आप लिंक कर सकते हो कि देखो फाइनेंस में ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि यहाँ पर कुछ नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में भी लिखा हुआ है, जैसे कि ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है ये चीज़, और दूसरा ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में वो जो मैंने मेन पॉइंट है वो मेंशन कर दिया ताकि रिवीजन के लिए यहीं पे हमको सारे पॉइंट्स मिल जाए और आसानी हो, ठीक है। बाकी मैंने तुम्हें समझा दिया। अच्छा, ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट उस आर्टिकल में था, बता देती हूँ। इसमें क्या होता है बेसिकली कि अगर मान लेते हैं कि आप किसी कॉलेज में गए और वहाँ पर 2 साल आपने पढ़ाई कर ली, 4 साल का कोर्स है, ठीक है। जब 2 साल पढ़ाई कर ली, मान लो आपको किसी कारण से उसको छोड़ना पड़ गया और आप चले गए, फिर बाद में अगर आप आके उसको फिर से ज्वाइन करते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा कंप्लीट फिर से 4 साल करना पड़ेगा, नहीं, आप 2 साल का जो आपका बैंक क्रेडिट रहेगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट वो यूज़ करते हुए बाकी अपना कवर कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें ये जो रेड हाईलाइट करती हूँ उसको याद रखना कि ये कोर डिबेट है, ये कहीं पे डिलेमा में केस स्टडीज वगैरह में आप यूज़ कर सकते हो, कैसे कि नेशनल स्टैंडर्ड वर्सेस स्टेट ऑटोनॉमी जो है वो बीच में आ रही है, ठीक है। तो ये हम मेंस में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे फेडरलिज्म वाला टॉपिक आएगा तो अब ये वाला एग्जाम्पल लिखना है, वो नहीं कि एकदम बाबा आदम के ज़माने का पुराना पुराना सा तुम वो लिख रहे हो एग्जाम्पल, ठीक है। करंट अफेयर से एग्जाम्पल लिखा करो, आंसर अच्छे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। अभी जुलाई में ही एक न्यूज़ आया था राइट्स ऑफ पेडेस्ट्रल करके, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला था, तो उस पर ही ये न्यूज़ है। ये 2-3 बार आ चुका है, मैंने यहाँ पे सारा एक ही जगह पे मैं कवर करते जाती हूँ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आता है ताकि रिपीट ना हो। अब देखो, राइट टू वॉक आर्टिकल 21 में जितने भी राइट्स होते हैं ना, मतलब राइट टू वॉक, राइट टू इन्वायरमेंट, राइट टू लाइफ, राइट टू स्लीप, इतना राइट टू मैरी, ये सारे जो होते हैं ना, ये जनरली आर्टिकल 21 में ही आके रखे जाते हैं। हाँ, लेकिन याद रखना राइट टू इंटरनेट जो होता है वो तुम्हारा आर्टिकल 19 में जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट अपना राइट ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आएगा। अच्छा ठीक है, मुझे एक चीज़ और कमेंट करके बताना कि राइट टू वोट, ठीक है, और एक राइट टू वोट तो हो गया, बट वोट फ्रॉम योर चॉइस, ठीक, ये दोनों जो राइट्स हैं वो कौन से आर्टिकल में आएंगे, ठीक है, ये मुझे बताना। और दूसरा, मैंने जो तुम्हें अभी ऊपर में पढ़ा है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जब कॉन्करेंट लिस्ट पे रूल्स बनते हैं तो किसका मतलब, अगर दोनों एक ही चीज़ पे रूल बना दिए तो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल होता है वो प्रिवेल कर जाता है, ठीक है, वो प्रिवेल करता है। तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा है बताना ज़रा। आर्टिकल 253 में लिखा है, 254 में लिखा है, ये मुझे बताना, ठीक है। अब राइट टू वॉक आर्टिकल 21 में सबसे पहले ये याद रखना है, ठीक है। इसमें मैंने तो मेरे यहाँ बेंच डाल दिया है या और केस के बारे में भी डाल दिया है। मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपन से पूछेगा नहीं, बस मैंने मेंशन कर दिया है, बार बार न्यूज़ में आ रहा था तो मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है, क्योंकि कब क्या पूछ ले कोई भरोसा नहीं, तब भी जितना हाईलाइट किया है वो इंपॉर्टेंट है, बस उसको ध्यान में रखो। अब देखो, ये ना बेसिकली एक केस हुआ था, एक बच्चे का केस था शायद से, हाँ ये देखो ये मेंशन किया है, 5 ईयर ओल्ड बॉय के कारण जो हुआ था उसके कारण ना ये पूरा चला था, ठीक है, कंपनसेशन केस हुआ था ये, उसके कारण ये सब चीज़ आया कि पेडेस्ट्रियन आर ऑफन ट्रीटेड एज अ ऑब्स्टेकल। तो हमको एक रास्ता जो बन रहा है अपने लिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए राइट्स की बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ और याद रखना कि आर्टिकल 21 जो है ना, इसको ना 1970 के बाद से ना बहुत बार अलग अलग चीज़ें इसमें इंक्लूड करके इसको एक्सपैंड किया गया है, तो इसमें ये वाला राइट है, बस इतना काफ़ी है। अब देखो, एक आता है ट्रायल इन एब्सटेंसिया अंडर द PNS इन फोकस। इसका मतलब क्या है? एब्सटेंसिया का मतलब देखो, ये वाला जो है ना, ये कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं ना, ऐसे वर्ड्स, ये वर्ड्स को याद रखा करो। देखो ये वर्ड्स UPSC के लिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है ना, सो मोटो ये वो करके एक बार पूछ लेता, किसी और एग्जाम में था, खास UPSC में नहीं था, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स याद रखना। क्यों?
क्योंकि सीडीएस में वोकेबलरी में यूज़ हो जाते हैं, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कुछ इस तरीके के, लॉ में तो यूज़ होता ही। तो ये वर्ड अगर जनरली न्यूज़ में अगर बार बार आ रहा है, क्योंकि न्यूज़पेपर में 3-4 न्यूज़पेपर में ये कवर किया गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब ये होता क्या है, मान लेते हैं कि एक इंसान है, ठीक है, जैसे कि नीरव मोदी और ये सारे लोग हैं, मान लेते वैसे ही लोग हैं। तो होता क्या है कि ये लोग यहाँ पे कोई घपला वपला किए और यहाँ से चल यहाँ से भाग गए, ठीक है। तो हम क्या वेट करते रहेंगे क्या कि ये वापस आएगा हमारे इंडिया में तो हम इस पे केस चलाएंगे? नहीं। अब क्या हो रहा है कि वो नहीं भी रहेगा ना, ट्रायल विदाउट अक्यूज का मतलब अगर वो नहीं भी प्रेजेंट है ना तो उसके ऊपर केस चलाया जा सकता है। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि ना अननेसेसरी डिले मत हो फालतू, ठीक है, और स्पीडी ट्रायल हो जाए। ठीक, कौन से एग्जाम्पल में अगर मेंशन करना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया मेंशन करना है एग्जाम्पल, तो ये वाला एग्जाम्पल तो मेंशन करोगे। इसमें क्या होता है कि हम उसको वार्निंग दे देते हैं या इसका वेटिंग पीरियड रहता है कि हाँ कितने दिन तक वेट करना है, चार्जेस के बाद तो 90 डेज हो गया, ठीक है। पर्पस क्या है कि हमको डिले रोकना है, इसलिए। अब ये वाली पॉइंट को याद रखना तुम, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ये केवल उस पर ही अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर पे ओनली। इस चीज को याद रखना, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ओनली, ठीक है। तो इस चीज को याद रखोगे। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है ना उसका 5 साल पूरा हो गया है, ठीक है। तो यूपीएससी में हमेशा जनरली 5 साल, 200 साल, 100 साल, 50 साल, ये सब चीज़ पे ना क्वेश्चन 100% बनता है। याद रख लेना कि अभी अगर 2026 है, ठीक है, तो जो 2016 है ये वाली चीज़ को इतना याद रखते जाना। अब 2000 अभी तो 26 है ना, तो 26 का तो एग्ज़ाम हो चुका है, अब 27 में एग्ज़ाम होगा, है ना। तो अब 2017 में जो जो चीज़ें हुई हैं, या 2017 का जो PYQ है, क्वेश्चन पेपर है, और इसमें जो स्कीम्स आई हैं, इसमें जो भी मेन मुद्दे हुए हैं, वो अब तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना है, क्योंकि यूपीएससी जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। मैंने बहुत बार ये पैटर्न ऑब्जर्व किया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो कि ये इसके 5 साल पूरे हुए हैं। तो अब किसके 5 साल है? इसके कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के पूरे हुए। तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट हो गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यहाँ से मैं पढ़ लूंगी। फिर मेरे लिए अब मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का एक तो पॉलिटिकल एंगल पढ़ लिया, एक अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटी वाला है वो एंगल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ उसके कुछ इनिशिएटिव्स पढ़ने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि भाई मेरे को मेंस भी लिखना है। तो ये सब कुछ मैंने एक जगह पे मेंशन कर दिया है। 2-3 आर्टिकल आए थे, उन आर्टिकल से सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे कंपाइल कर दिया मैंने। तो अपन को ईजी पड़ेगा, ना पॉलिटी में, ना लक्ष्मीकांत में जाने की जरूरत, ना कहीं जाने की जरूरत। हाँ, उन लोग को जाने की जरूरत है जो लक्ष्मीकांत अभी 2-3 बार नहीं पढ़े हैं, बट अगर 2-3 बार पढ़ लिया हो तो यहीं से कवर हो जाएगा। अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पे कोऑपरेटिव्स के बारे में है। तो आर्टिकल 43B में डीपीएसपी में मेंशन है कोऑपरेटिव्स के बारे में। कहाँ से आया है? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में जब किया गया था, उसके थ्रू डीपीएसपी को यहाँ पे जो डीपीएसपी में ये आर्टिकल जोड़ा गया था। अब कौन से पार्ट में है ये? तो 9B में आर्टिकल 243ZH से 243ZT तक ये कोऑपरेटिव्स का आर्टिकल है। साथ ही साथ आर्टिकल 19(1)C में भी राइट टू कोऑपरेटिव्स मेंशन किया गया है। तो ये सारी चीज़ों को याद रखना कि हमारे यहाँ कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। मेंस में अभी अगर क्वेश्चन बन गया तो तुम्हें ये 4 पॉइंट भी पता चल जाएंगे ना, तो तुम्हारा आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बकवास वाला जो होता है ना, पूरा थ्योरी, बड़ी बड़ी बातें, हवाबाजियाँ, वो सब कर लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो फैक्चुअल याद रखने की रहती है ना, वो सही नहीं लिख पाते हैं। यही डिफरेंस क्रिएट करता है, तो तुम्हें ये याद रखना है। अब चलो यहाँ पर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में क्या किया था। 97th अमेंडमेंट में ये अपहेल किया था कि यार ठीक है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी करके। अब यहाँ पर देखो एक ना, ठीक है चलो यहाँ पर पढ़ते हैं, बाद में मैं बताऊंगी। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो था वो कब बना था? 6 जुलाई 2021 में बना था, ठीक है। तो यहाँ अब उसको 5 साल हो गए पूरे। अब देखो विजन, क्या विजन है ये इस मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का? कि सहकार से समृद्धि। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? कि भाई स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव मूवमेंट, डिजिटल गवर्नेंस करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रूरल प्रॉस्पेरिटी के लिए। अब ये कोऑपरेशन मिनिस्ट्री ऐसा कैसे कर पाएगी? क्योंकि अब देखो कोऑपरेटिव में क्या होता है, जैसे अमूल का तुमने सुना होगा, ठीक है, तो वो भी एक कोऑपरेटिव है। तो इससे क्या करते हैं ना कि साथ मिल के चीज़ें करते हैं। जैसे कि वो वहाँ पर अमूल का तुम स्टोरी पढ़ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कोऑपरेटिव बहुत अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे समझो मेजर इनिशिएटिव क्या क्या होता है कि सहकार सहयोगी एक इनिशिएटिव था, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। दूसरा कोर बैंकिंग सोल्यूशन जो है वो उसका नाम क्या है? एक सहकार, ठीक है। फिर एक EPSC लॉन्च किया गया है, ठीक है, डिजिटाइजेशन वाला। अच्छा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लांट जो है वो यहाँ बनाया गया है। तो यार अगर देखो ये वाला पॉइंट जो है ना इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर ऐसा चीज़ आ गया, मेंशन कर दिया, तो तुम्हें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि यार
इतना बड़ा चीज़, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, कुछ ज़्यादा इंटेंसिटी से तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट रहता है अपने दिमाग में कि अगर बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो वो आंसर गलत होता है। वो यार वो सब चीज़ बकवास होती है। ये चीज़ देख लो, याद रखना इसको, कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये मिल्क सप्लाई के लिए बनाया गया था कोऑपरेटिव, व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, ये यहीं से स्टार्ट हुआ था। एक बार मिल्क अमूल की स्टोरी पढ़ना। फिर क्या है, और कौन कौन से इनिशिएटिव है, भारत टैक्सी करके कोऑपरेटिव बनाया गया था। ये इंडिया का फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड टैक्सी प्लेटफॉर्म था। ठीक है, तो ये जो है कुछ इनिशिएटिव्स हैं कोऑपरेटिव्स के बारे में। तो ये कोऑपरेटिव्स इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर हम आ जाते हैं जगन्नाथ जी के पे। देखो, जगन्नाथ जी पे अभी एक एनिमेटेड फिल्म है और बनने वाली है, उसको ना जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद रिलीज करने के लिए बोला गया है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और भाई मैंने एक जगह नहीं थी करके मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, तीनों न्यूज़पेपर में ये वाली आर्टिकल को कवर किया है। ओ गॉड, ठीक है, तीनों न्यूज़पेपर में इसको कवर किया है। तो एक काम करना, अगर और अच्छे से समझना है ना, तो इसी चैनल के शॉर्ट सेक्शन में जाना। शॉर्ट्स तो तुम लोग मतलब क्या ही है, मतलब दुनिया में सब फालतू फालतू शॉर्ट्स चल रहे होते हैं ना, उसको देखते हो तुम लोग। जो काम के शॉर्ट्स होते हैं उसको स्किप कर देता है इंसान। तो मैंने शॉर्ट्स में बनाया है, उसको देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। ठीक है, टू द पॉइंट। अब देखो इसमें क्या होता है, मैं यही पढ़ा देती हूँ, वैसे मैं हिस्ट्री में पढ़ाने वाली थी ये, बट यहाँ पे पढ़ लो थोड़ा सा। देखो, जगन्नाथ रथ यात्रा जो है ना, इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यार देखो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आया, तीनों न्यूज़पेपर में कवर किया है, और ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी में तो नहीं, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। तो जगन्नाथ यात्रा जो होती है वो हर साल कहाँ पे होती है, उड़ीसा में। यार ये कब होता है, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को होता है। कहीं कहीं ये जो पीएससीज होती हैं, यानी जैसे कि छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, उसमें ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं। ठीक है, आषाढ़ शुक्ल देखो, हिंदी मीडियम पता होगा, इंग्लिश मीडियम में बता दूं, या आषाढ़ वो साढ़ वाला नहीं है, आषाढ़ शुक्ल ये होता है, जैसे कि अपना जनवरी फरवरी होता है ना, वैसी शुद्ध हिंदी या संस्कृत में भी होता है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ऐसे करके जनवरी फरवरी होती है उसकी, समझ लो। ठीक है, उसमें आषाढ़ जो मानसून वाला टाइम होता है, जून जुलाई वाला, उसको कहते हैं आषाढ़। ठीक है, शुक्ल वाला ये सारी चंद्रमास के एंगल से रिलेटेड होते हैं, तो आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया को मनाया जाता है ये। अब इसमें ना 3 भगवान जी होते हैं, जगन्नाथ जी, बलभद्र एंड सुभद्रा जी होती हैं। ठीक है, इन जब जगन्नाथ यात्रा निकलती है तो जगन्नाथ टेम्पल टू गुंडीचा टेम्पल जाता है। गुंडीचा टेम्पल को मौसी माँ का घर कहा जाता है। ये टेम्पल जब जाते हैं ना, तो टेम्पल जाते हैं और उसके बाद जब वो वापस रिटर्न अपने मंदिर में आते हैं तो उसको कहते हैं बहुड़ा यात्रा। जब गुंडीचा टेम्पल जाते हैं ना, तो यहाँ पर रुक जाओ, लिखा होगा, पौड़ा पिट्ठा का भोग लगाया जाता है, तो ये चीज़ को भी याद रखोगे। मौसी माँ का घर, गुंडीचा टेम्पल तुम्हें बता दिया। अब जो जगन्नाथ जी का जो रथ होता है वो कम्प्लीटली वुडन से बनाया जाता है, एक भी लोहा वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर जो गजपति किंग होते हैं ना, वो गोल्ड की झाड़ू जो होती है, जैसे जगन्नाथ जी मान लेते हैं, ये जगन्नाथ जी का रथ है। ठीक है, और यहाँ से ऐसे वो निकल रहे हैं, तो इस पूरे रास्ते पे का माना जाता है कि जो गजपति किंग है ना, वो गोल्डन झाड़ू से लेके पूरा साफ कर देते होते हैं। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये तुम इसको कोड भी कर सकते हो कहीं पे, क्यों कर सकते हो बताती हूँ। ये शो करता है कि, एक तो ये भी शो करता है कि यार भगवान के सामने कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सब चाहे वो राजा हो चाहे कोई भी हो, वो सब नॉर्मल होते हैं। ठीक है, और दूसरा ये भी शो करता है कि यार अपने फालतू के फॉल्स ईगो को त्याग के आपको भगवान जी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और आपको डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, ऐसा टाइप का। क्योंकि देखो किंग होके वो झाड़ू लगा रहा है वैसा, तो वो यही शो कर रहा है। ठीक है, अब 4 धाम यात्रा, अच्छा 4 धाम, ये ना बेसिकली जो 4 धाम बोला जाता है उसमें से एक धाम जगन्नाथपुरी को भी माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो टेम्पल था वो गंगा डायनेस्टी के किंग ने बनवाया था। कैसा बना हुआ है ये स्टाइल, मैंने एक और शॉर्ट्स डाला है टेम्पल आर्किटेक्चर पे। मतलब मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ, जितने यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज है ना, वो सबका शॉर्ट वीडियो बना के उसके पूरे स्टैटिक बैकग्राउंड के साथ उसको एक्सप्लेन करती हूँ। बट तुम लोग हो कि कसम खा के रखे हो कि नहीं देखना है शॉर्ट्स। देखो फिर ये आर्किटेक्चर है ना, इसमें क्या है, कलिंगा स्टाइल होता है, और कलिंगा स्टाइल में क्या होता है, एक देवला, एक रेखा देवला होता है कलिंगा स्टाइल में, और एक पिट्टा देवला होता है। इस तरीके के स्टाइल से बनाया जाता है। अब ये ऑलरेडी मैंने पता नहीं कौन से एग्जाम के उसमें देख लिया था, ये उड़ीसा के किसी एग्जाम में देखा था मैंने, ये पूछा था भाई ये रथ का नाम, तो नंदी घोष जो होता है ना, वो जगन्नाथ जी के रथ का नाम होता है, रेड येलो कलर का होता है। काला ध्वज बलभद्र जी के, यानी कि बलदाऊ जी जो उनके भैया हैं, बड़े भैया, तो उनके रथ का नाम होता है जो कि रेड ग्रीन कलर का होता है। और द्वारपा दलन जो होता है वो सुभद्रा जी के रथ का नाम है, जो कि रेड और ब्लैक कलर का होता है। तो ये स्टेट पीसीएस वालों याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यार, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में तो इतना ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन फिर भी याद रख लो। अब ये एक जसवंत वर्मा जी का जो केस था, तुम्हें पता ही है जसवंत वर्मा जी का केस क्या, नोटों की गड्डियाँ मिली हुई थी जली हुई, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे उसमें। ठीक, अब ये इन्होंने क्या किया था, रिजाइनेशन दे दिया, इनका इम्पीचमेंट होने वाला था। अब फिर से इनका जो रिज़ाइन देने के बाद फिर से इसका सब मुद्दा उठा रहे हैं मानसून सेशन में कि ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो वो जब हो जाएगा तब देखा जाएगा, क्योंकि बहुत साल, 1 साल तो हो गया होगा इसको।
इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो उस पर ध्यान दो। आर्टिकल 121, आर्टिकल 124 क्लॉज 4, आर्टिकल 217 क्लॉज 1B, इस पे ध्यान दो। ये क्या होता है कि ओनली जज के रिमूवल वाला जज का डिस्कशन अगर पार्लियामेंट में होगा तो केवल तब जब उसको रिमूव करना होगा। अदरवाइज आप जज का डिस्कशन या जज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का डिस्कशन या ये सही है ये गलत है ये सब कुछ नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। सेकेंड, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 क्या कहता है कि रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल कैसे, सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं उनका रिमूवल कैसे हो सकता है। यही चीज़ जो है हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 217 में मेंशन है। अब कैसे होता है रिमूवल, तो यहाँ पे देखो कहाँ बताऊँ, यहाँ पे बताती हूँ। देखो क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक लोकसभा है, ठीक है, मान लेते हैं लोकसभा है। यहाँ पर किसी मिनिस्टर ने बोला कि मतलब कुछ ऐसी आया कि कि भाई यहाँ पर अपन को जज को रिमूव करना है करके, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक, कुछ लोग पास किए, आ गया, स्पीकर तक पहुँचा, स्पीकर उसको मान लेते हैं एक्सेप्ट कर लिया। स्पीकर एक्सेप्ट करने के बाद वो जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा क्या करेगा, इंक्वायरी हाउस जैसे काम करेगा। तो क्या पार्लियामेंट जो मिनिस्टर्स हैं वो इंक्वायरी करने लग जाएंगे? नहीं नहीं, ये क्या करेंगे, ये एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी में CGI होंगे, ठीक है, और चेयरमैन होंगे और भी कुछ लोग होते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर पूरी शीट बनेगी, चार्जेस वहाँ पे लिखे जाएंगे, फिर अगर ये पूरे चार्जेस सिद्ध हो गए और स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया तो ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट जो होगा जज को रिमूव कर देगा। ये पूरा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में ये चीज़ याद रखना कि ये चीज़ या तो लोकसभा में पहला नोटिफिकेशन लाओ कि भाई जज को रिमूव करना है, या फिर तुम राज्यसभा में लेके आओ, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर लोकसभा में जाएगा तो स्पीकर एक्सेप्ट करके इसको इधर आगे भेजेगा, और अगर राज्यसभा में पहले गया तो राज्यसभा इसको एक्सेप्ट करके इधर पे भेजेगा। तो ये दोनों हाउस में आ सकता है। इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। स्पेशल मेजोरिटी से होता है लिखा है। रिमूवल कहाँ पे मेंशन है कि किस तरीके का रिमूवल होगा, तुम्हारा जज इंक्वायरी एक्ट में। जनरली क्या करते हैं पता है, जनरली UPSC क्या करता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये कर देता है क्वेश्चन में, और हो जाता है अपना गलत कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये होता है वो होता है। तो याद रखना कि जज का रिमूवल जो है वो जज इंक्वायरी एक्ट में मेंशन है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें तो तुम्हें पता है यार, ये अपन पॉलिटी में पढ़ते हैं। ये बस ये है एक गवर्नेंस का, इसी में कवर कर देती हूँ। गवर्नेंस भी कहाँ अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। गवर्नेंस भी यहीं पे कवर करते हैं, कुछ 4 ही न्यूज़ों की मुश्किल से। देखो, एक ना इलिसिट लिकर पे एक न्यूज़ थी जिसे हूच ट्रेजेडी भी कहा जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो। एथिक्स में ना डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बना था 2018 में, जाके एक बार चेक कर लेना। मैंने क्वेश्चन मेंशन नहीं किया क्योंकि वो केस स्टडी थी, बड़ी केस स्टडी में यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकती, पूरा खराब हो जाता है ये करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन, है ना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है जो हमारे पास अगर ऐसी केस स्टडी या कोई क्वेश्चन आए तो मेंशन करेंगे। ये वाला चीज़ मेंशन करेंगे कि इलिसिट लिकर का मार्केट जो हो रहा है नियरली 40% ऑफ एल्कोहल कंजप्शन वाला है, ठीक है, तो ये मेंशन कर देना। दूसरा एग्जांपल मैंने ये इसलिए मेंशन किया था, पूरे आर्टिकल में डायरेक्टली ये मेंशन था, और मेंशन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मालवानी में 2015 में क्या हुआ था, 100 लोगों की डेथ हो गई थी ऐसे ही लिकर, इलीगल लिकर की वजह से। कहाँ कहाँ पे ये सबसे ज़्यादा है, ये वाले जो स्टेट्स हैं इन पे है, ठीक है। और मेथनॉल पॉइजनिंग की वजह से जो मतलब ये जो हूच होता है ना, इसमें वही होता है, मेथनॉल वगैरह से बनाया जाता है, तो मेथनॉल पॉइजनिंग की वजह से ब्लाइंडनेस, ऑर्गन फेलियर, डेथ, ये सब हो सकता है, ठीक है। ये एथेनॉल और मेथनॉल तो जिंदगी बर्बाद करके रखा है। सबसे ज़्यादा अभी कचड़ा कुछ कर रहे हैं ना, तो ये एथेनॉल और मेथनॉल का ही काम है दोनों का। अब नेक्स्ट आ जाते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पे, ठीक है। कौन निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज निकालता है, इतना याद रखना। फिर डेवलप किया जा रहा है किसके अंदर में, सागर फ्रेमवर्क के अंदर में इसको डेवलप कर रहे हैं। बेंचमार्क सिस्टम बनाया गया है, कैसा कैसा, क्या कैटेगरी में कि ड्राई बल्क, लिक्विड बल्क, कंटेनर कार्गो, ये सारी कार्गो की कैटेगरीज हैं। तो ये याद रख लेना, थोड़ा सा समझ लेना कि ये क्या है, किसकी कैटेगरीज हैं। अब किससे अलाइन किया गया है तो ये तुम पढ़ लो, PM गति शक्ति के साथ, मैराटाइम इंडिया विजन के साथ, अमृतकाल विजन के साथ। ये वाला चीज़ ना याद रखा करो क्योंकि यार विकसित भारत से रिलेटेड PYQ पूछ चुका है, जिसमें इसी को गलत करा था, बस 2047 को ही अलग लिखा था। टॉप पोर्ट्स क्या है तो याद रखना कि पारादीप ड्राइव बल्क में टॉप पे है। सिक्का जो है, अच्छा मेरे को सिक्का की लोकेशन बता देना, लिक्विड बल्क में है, और मुंद्रा है, और JNP पोर्ट है, ठीक है। ये इनिशिएटिव्स हैं कुछ, ठीक है। मैं ये PDF क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वहाँ से तुम देख लेना, ठीक है। अच्छा, फिर ये हांगकांग कन्वेंशन, ये कन्वेंशन अपन पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, ठीक है। और बस ये तुम्हारे लिए मैंने डाल दिया है। PIB का आर्टिकल था, इंपॉर्टेंट था, तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी। इसमें मेरे पढ़ाने वाली कोई चीज़ नहीं, ये याद करने वाली चीज़ ही है। अब आ जाओ ये वाला, ठीक है। क्या था कि इंडिया प्लान 74 न्यू लैंड पोर्ट्स बनाने वाला है, ठीक है। 3 अलॉन्ग चाइना एंड 6 अलॉन्ग पाकिस्तान बॉर्डर पे। क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा ये याद रखना कि इंडिया और भूटान बॉर्डर पे एक दारंगा करके
एक पोर्ट बनेगा, ठीक है, असम के पास, और एक सॉरी पोर्ट बनेगा बोल रही हूँ, ये लोकेशंस को याद रखना, प्लेसेस इन यूज़ होता है ना, वैसे याद रखना उसको, ठीक है। और एक इंडिया म्यांमार बॉर्डर में मोरे करके है जो मणिपुर के पास है, उसको याद रखना। फिर इस वाले एरिया में जो जो तुम्हारा बनने वाले हैं जो भी पोर्ट्स वगैरह, तो उसको याद रखो। तो कौन कौन सा है, ये पेट्रापोल कहाँ पे बन रहा है, द्वाकी, और ये सुतारकांडी, ठीक है, गोलागंज, ठीक है, ये सारे अगरतला, और ये सबरूम ये त्रिपुरा में बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें भाई, इस पूरे आर्टिकल में क्या था, डाटास थे, कौन से चीज़ मेंशन की गई थी, क्या चीज़ था। बेसिकली इसमें क्या था कि ऐसा बोला गया है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, इसको डिजिटाइज कर दो। क्यों, देखो, जो भी अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर इन क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड्स होंगे तो कोर्ट भी उसको एक्सेस कर पाएगा, पुलिस उसको एक्सेस कर पाएगी, और पूरी हमारे देश की हर स्टेट के लोग जो होगा वो CBI वगैरह ये सब उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो किसी भी क्रिमिनल का जो रिकॉर्ड होगा ना, वो प्रॉपरली, ट्रांसपेरेंटली और लोग इन सिक्योरिटी एजेंसीज के पास अवेलेबल होगा। तो ईजी होगा प्रोसीड करने में, किसी भी कोई भी एक्शन लेने में और इन्फॉर्मेशन लेने में, ठीक है। तो ये अच्छा होगा, डिजिटाइज कर दो, ठीक। अब इसमें जो कुछ फैक्ट्स थे, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने मेंशन की, तुम पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं है, याद करने की चीज़ें, एक रीड मारने की चीज़ें मैं बता देती हूँ। इसमें कुछ NCRB के मैंने डाटाज मेंशन किए हैं कि ये कहीं मेंस में यूज़ करने के काम आएगा। जैसे कि एक भाषिनी ऐप था जो कि 0 FIR को लोकल ज्यूरिसडिक्शन जो वाला जो था, इसमें लिखा था कि यार फॉरेंसिक वाली जो टेस्टिंग है वो मैंडेटरी है अगर ऑफेंस 7 ईयर से ज़्यादा का सज़ा देने वाला है। मतलब किसी केस में अगर 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो रही है तो उसमें फॉरेंसिक जो होगा वो मैंडेटरी होगा, ठीक है। टॉप परफॉर्मेंस इन कौन कौन से स्टेट हैं वो लिखा हुआ है। क्या चैलेंज होगा कि यार देखो, डिजिटाइजेशन करने में प्रॉब्लम ये होगा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जो होगी, ठीक है, इंटरऑपरेबिलिटी, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा होगी ना, इस पर खर्चा भी बहुत होगा और अपने पास अभी है भी नहीं, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारा जुलाई का है, तो इसका कार्य अभी प्रगति पे है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो। फिर मिलते हैं, जय हिंद।